एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डायनेमिक माना जाता है, पहले हमने आपको बताया कि ये डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें भी सबसे डायनेमिक आर्टिकल इसको कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट डायनेमिक आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान गत्यात्मक है और संविधान में भी सबसे ज़्यादा डायनेमिक या गत्यात्मक अनुच्छेद 21 है। अब मान लीजिए किसी इस अनुच्छेद में एज सच कोई संशोधन तो नहीं हुआ, फिर चेंजेस कैसे आ रहे हैं, फिर परिवर्तन कैसे हो रहा है? अनुच्छेद 21 में अमेंडमेंट हुआ है क्या? मतलब मुझे नहीं याद है, हो सकता है छोटा मोटा कोई शब्द जोड़ घटाव किया होगा कभी। छोड़िए ना, किया होगा नहीं भी किया होगा, मैं सिर्फ ये प्रश्न ये नहीं है कि किया गया है या नहीं। मान लीजिए किसी अनुच्छेद में परिवर्तन नहीं, कोई संशोधन नहीं किया गया, परिवर्तन ना कहें, परिवर्तन इज नॉट अ राइट वर्ड, की वर्ड इज अमेंडमेंट, संशोधन नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद भी इसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है? सोसाइटी में चेंजेस हो रहा है। आपने कुछ कहा था, चेंजिंग सिचुएशन, बोथ आर सेम। और थोड़ा सोचिए, सोचते रहना है ताकि नींद ना आए। मैं बोलता रहूंगा तो आप सो जाओगे। पढ़ाई से अच्छी कोई लोरी नहीं होती। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? इसलिए एक्टिवली पढ़ना है कि आपको भी पार्टिसिपेट करना है। अदरवाइज मैं तेजी से पढ़ा के निकल जाऊंगा, खत्म भी हो जाएगा, लेकिन एक समय के बाद आपका जो दिमाग है ना वो दीवार की तरह हो जाता है। उस पर अगर टेनिस बॉल मारेंगे तो वापस आ जाएगा, कैच नहीं करोगे आप उसको। और सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, कोई ये ऐसा नहीं है कि कोई किताब में कहीं लिखा होगा। हाँ, कंडीशन सिचुएशन सब हो गया, मान लेते हैं सिचुएशन चेंज हो गया। चलिए ठीक है, मतलब नथिंग वेरी सब्सटैंशियल। एक तो अमेंडमेंट के कारण परिवर्तन होता है, दूसरा जुडिशियल रिव्यू, उसमें जो इंटरप्रिटेशन होता है उसी चीज का, कि जब आप पढ़ते हो एक बार में कुछ समझ में आता है, एक बार दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ और समझ में आएगा, तीसरी बार थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा, चौथी बार उससे भी ज्यादा समझ में आएगा। होता है ना ऐसा? तो वैसे ही जब कोर्ट के वर्डिक्ट होते हैं तो फर्स्ट टाइम एक मीनिंग निकाल लिया उसका, दूसरा एंगल नहीं सोचा हमने, क्योंकि मेरे पास किसी एक पर्टिकुलर विषय वस्तु से वो चीज़ आई थी कि क्या ये चीज़ वायलेशन है या नहीं है, तो मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो हमने कहा नहीं, ये बोलने देने का अधिकार, मतलब वो भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। तो दैट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 19(1)(a) में हम लोगों ने ये देखा था कि आर्टिकल 19(1)(a) इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी आर्टिकल 21। वैसे अगली बार कुछ और आ जाएगा कि मुझे सोने नहीं दे रहे, तो वो भी राइट टू लाइफ में आएगा। तो जब अलग अलग विषय वस्तु कोर्ट के सामने आती जाती है, उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन होता जाता है। तो ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा डायनेमिक इसलिए है कि इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही लिबरली किया गया है। इसको बहुत वाइड स्कोप धीरे धीरे देते हुए बहुत ही ज़्यादा
बड़ा इसका अर्थ कर दिया गया है कि इसमें लगभग पूरा संविधान ही समाहित हो जाएगा। यानी सारे फंडामेंटल राइट्स को हटा दें, सिर्फ एक फंडामेंटल राइट रख दें कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो बाकी सारे फंडामेंटल राइट इसमें से इन्फर कर लिए जा सकते हैं। इतना बड़ा स्कोप है इसका। हाँ, पॉल्यूशन होगा, कैंसर होगा, मर जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल सीधा संबंध है इसका। तो इसमें तो इंटरप्रिटेशन की भी नीड नहीं है बहुत ज्यादा। तो सुप्रीम कोर्ट की उदार व्याख्या, लिबरल इंटरप्रिटेशन के कारण ये बहुत ज्यादा डायनेमिक रहा है आर्टिकल 21। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना सिर्फ आपको जीने का अधिकार है, बल्कि आपको डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है, यानी सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कैसे भी जीते रहो, आप जिए भी और आपका उसमें सम्मान भी रहे, कि आपके विरुद्ध कोई भी ऐसा कृत्य स्टेट ना करे, ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है, ना ही कोई संस्था कर सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा, आपके सम्मान पे आँच आ जाए। और अगर सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है तो सम्मान पूर्वक मरने का भी अधिकार है। यूथनेशिया और ये सब आते रहते हैं, वो इसी में मांगेंगे आर्टिकल 21 में कि वी हैव राइट टू हैव डिग्निफाइड लाइफ एज वेल एज राइट टू हैव डिग्निफाइड डेथ। अभी तक उसको माना नहीं गया है, बट अंडर दिस आर्टिकल कभी इंटरप्रिटेशन होगा फिर 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, जब देश को ऐसा लगेगा, न्यायालयों को ऐसा लगेगा कि हाँ इसका मिसयूज नहीं होगा, तो शायद उस समय इंटरप्रेट करके उसको भी लीगलाइज कर दिया जाए। पता नहीं यार। हाँ, हाँ वो ठीक है, वो दूसरे भी आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ पैसिव यूथनेशिया आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। पढ़ लेना यार। हाँ, ऐसा मिसकंसेप्शन में नहीं रहेंगे। फॉर नाउ यूथनेशिया इज नॉट लीगल इन इंडिया। अगर कहीं ला के दिखाएंगे, पढ़ेंगे, फिर बताएंगे। बहुत सारे नहीं होंगे यार, गिनती के होंगे जो अल्ट्रा डेवलप्ड माने जाते हैं कि दे नो व्हाट टू डू, कि वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि यूथनेशिया के नाम पे मर्डर कर दे किसी का। हाँ, बहुत से, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे में नहीं है। दिस माइट बी ए टॉपिक ऑफ जीएस की, पढ़ लीजिए कहाँ कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंपोजिट राइट कहा हुआ है कि ये क्या कहें हिंदी में इसको, संयुक्त या सम्मिश्रित अधिकार। इसमें से कौन कौन से राइट इन्फर होते हैं, इफ यू वांट यू कैन टेक डाउन, लिख लीजिए इसको। नंबर 1, राइट टू एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। नंबर 2, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। नंबर 3, कामगारों को स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। नंबर 4, अवकाश का अधिकार, राइट टू लीजर। 5, क्रूर दंड के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट क्रूअल पनिशमेंट। तो यहीं पे आता है कि नॉट ओनली प्रोवाइड्स डिग्निफाइड लाइफ बट ऑल्सो डिग्निफाइड डेथ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट हुई है, मौत की सजा सुनाई गई है, तो उसको बहुत बुरे तरीके से मारा जाएगा। इवन हैंगिंग को भी सोचा जा रहा है कि उसको भी शायद बदलने की आवश्यकता है। दैट इज ऑल्सो बिट क्रूअल।
नंबर 6, राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिसमिसल, विवेक रहित या तर्कहीन बर्खास्तगी के विरुद्ध अधिकार। तर्कहीन बर्खास्तगी के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिसमिसल। आर्बिट्ररी मतलब विवेक रहित, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, मन हुआ हटाने का हटा दिया। राइट अगेंस्ट डिनायल ऑफ वेजेस, पारिश्रमिक से मना किए जाने के विरुद्ध अधिकार। हाँ, पारिश्रमिक से मना किए जाने के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट डिनायल ऑफ वेजेस, वेज श्रम। राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल, स्पीडी एंड फेयर ट्रायल। त्वरित व निष्पक्ष न्यायिक उपचार का अधिकार। हिंदी भी इतनी आसान नहीं है। त्वरित व निष्पक्ष न्यायिक उपचार का अधिकार, राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल। राइट टू क्लीन एंड लिवेबल एनवायरनमेंट, स्वच्छ व निवास योग्य पर्यावरण का अधिकार। राइट टू करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन,